नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने लिनन के बारे में बताया था कि लिनन की खेती कैसे की जाती है और उससे किस प्रकार से वस्त्रों का निर्माण होता है, कैसे हम वस्त्र का निर्माण करते हैं, किन किन कामों में लिनन का उपयोग किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लिनन की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको जानना नितांत आवश्यक है। जो बच्चे नेट की परीक्षा दे रहे हैं, सेट की परीक्षा दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, उन्हें लिनन से संबंधित कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता है। जैसे लिनन की भूमि किसको कहते हैं, लिनन का रेशा जलने पर किस प्रकार का गंध देता है, लिनन के रेशे पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लिनन से आते हैं और जो बच्चे कई बार कहते हैं मैडम हम ये सेट क्वेश्चंस का तैयार कर लिया, इस क्वेश्चंस को मैंने सोल्व कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चंस 50,000 सोल्व करें या 1,00,000, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंसेप्ट बगैर क्लियर किए हुए अगर आप चाहेंगे कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर लें तो ऐसा संभव नहीं होगा। आपको ज्ञात है, पहले भी मैंने बताई और आज भी मैं बता रही हूँ, किसी भी किताब से किसी भी क्वेश्चन को एज सच कोई भी एग्जामिनर नहीं देता है। अगर ऐसा देता है तो क्वेश्चन सही नहीं होता है और उस पर कई सारे जो आपके हैं वो ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। तो आज मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनन के बारे में चर्चा कर रही हूँ। कोई भी आप रेशा आप उठा के देखोगे, चाहे कपास पढ़ रहे हो या रेशम पढ़ रहे हैं या आप ऊन पढ़ रहे हैं या कोई भी रेशा आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब भी विशेषताओं की बात आती है तो दो विशेषताओं पर मुख्य रूप से ध्यान देना होता है। पहला होता है कौन सी, भौतिक विशेषता, और दूसरा होता है रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषता में उन चीजों को हम देखते हैं कि उनकी लंबाई कैसी है, उनका रंग कैसा है, उनमें कैसी चमक पाई जाती है, दाह्यता का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है, रगड़ने पर उनकी क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें आपकी भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। और रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत विशेषकर आपका अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव और आपके रंग का प्रभाव, यही हम देखते हैं। तो आज हम लिनन का एक एक चीज अगर देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सबसे पहले इसके संगठन को देखते हैं। संगठन जब देखते हैं तो जब लिनन कच्ची अवस्था में रहता है उसके रेशे, और पक्की अवस्था में जब उनकी रेशे रहते हैं तो उनके संगठन में डिफरेंसेज आ जाते हैं। मेनली कंपोजिशन अगर आप देखोगे, लिनन का संगठन देखेंगे आप, तो ये सेलुलोज का बना होता है। कच्ची अवस्था में सेलुलोज की परसेंटेज 71% होती है कच्ची अवस्था में, और पक्की अवस्था में ये 66 से 70% तक इसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज आपको पता है, सेलुलोज में होता क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही सेलुलोज का कंपोजिशन होता है। ठीक है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सेलुलोज की मात्रा इसमें 71% होती है जब लिनन का रेशा कच्ची अवस्था में होता है। और जब लिनन का अवस्था पक्की अवस्था में जब लिनन का रेशा रहता है तब सेलुलोज इसमें 66 से 70% तक पाया जाता है। अब कच्ची अवस्था में देखते हैं, लिनन का रेशा जब पका नहीं है तो इसमें पानी की मात्रा 11% हो जाता है, और पक्की अवस्था में पानी बिल्कुल सूख जाता है, मतलब जब पानी खत्म हो जाएगा तो रेशा पक जाता है। गोंद और पैक्टिन इसमें 9.5% होता है, जो कि सूखी अवस्था में नहीं के बराबर होता है। और यहाँ सूखी अवस्था में वसा जो फैट है वो 2 से 4% तक हो जाता है। ये कौन सी, पक्की अवस्था में। इम्प्योरिटीज अगर देखोगे, अशुद्धियां देखते हो लिनन के रेशे में, तो कच्ची अवस्था में 6% होता है, जबकि पक्की अवस्था में ये 26 से लेकर के 30% तक इसमें अशुद्धियां होती हैं। अगर इसको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर इसका देखते हैं, सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखने पर ये बांस की तरह दिखाई पड़ता है। आपका बांस जो होता है, पहले बांस की कैसे होता है, नीचे से वो चौड़ा होता है और ऊपर से वो पतला होता चला जाता है, और बीच बीच में बांस की गांठें रहती है। तो अब जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बीच बीच में इनको गांठें दिखाई पड़ेंगी, और नीचे से पतला होता हुआ, मोटा होता हुआ ऊपर की ओर पतला हो जाता है ना। नीचे आपका ये
मोटा होता है ये वाली स्थिति, और जैसे 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 ऊपर जाता है ये पतला होता चला जाता है और नुकीला होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसमें अगर देखते हैं नमी अवशोषकता, तो लिनन के रेशों में 6 से 8% तक नमी अवशोषकता पाई जाती है। लेकिन लिनन के रेशे धोने के बाद जल्दी ही सूख जाते हैं। रगड़ और घर्षण, कपड़े को अगर रगड़ के लिनन के रेशे से बने वस्त्रों को अगर आप धोते हैं रगड़ करके, तो इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लिनन के रेशे कपास के रेशों से ज्यादा मजबूत होते हैं और इनमें 20% तक अधिक गीली अवस्था में इनकी ताकत आ जाती है। कमती नहीं है। जब पानी में भिगोते हैं तो लिनन का कपड़ा में रगड़ और घर्षण सहने की शक्ति 20% तक बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, जहां से लिनन का रेशा मुड़ा हुआ है, अगर मान लो लिनन के कपड़े हैं, लिनन की साड़ी है, लिनन का ड्राइपीरीज है, या लिनन का आपका शर्ट है, तो जहां से लिनन का रेशा मुड़ेगा और अगर आप वहां से रगड़ती हैं ब्रश से या किसी चीज से हाथ से, तो वहीं से वो रेशा कट फट जाता है। तो जहां मोड़ वाला स्थान है उस स्थान पर फटने का डर रहता है लिनन रेशों का। इसके बाद सूखे, ताप और दाह्यता को प्रभाव देखते हैं, तो ये कपास के रेशों की तरह ही होता है, क्योंकि ये सेलुलोज रेशों की बनी होती है, इनमें सेलुलोज होता है और इसमें कागज के जलने जैसे ये जलता है। ज्यादा ताप पर इसको आप आयरनिंग करते हैं। इसको आयरनिंग करने के लिए 450 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप की आवश्यकता पड़ती है। रंग अगर इसका आप देखती हैं तो रंग इसका हल्का पीला होता है। लिनन के रेशों का रंग ओरिजिनल रंग है जो हल्का पीला होता है। चमक, इसमें अपूर्व चमक होता है, बढ़िया चमक होता है। इनके रेशे में, जैसे कि आपके कपास के रेशों में प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन लिनन के रेशों में प्राकृतिक चमक पाई जाती है, अपूर्व चमक होती है। मजबूती अगर देखेंगे आप, इसका स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये सूती रेशों से भी ज्यादा इसमें मजबूती होती है। सूती रेशों की तुलना में, सूती वस्त्र की तुलना में लिनन का वस्त्र ज्यादा मजबूत होता है। गीली अवस्था में मैंने आपको बताया इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। इसलिए आप बेहिचक लिनन के ड्रेपरीज को, लिनन के पर्दे को, लिनन के कपड़े को धो सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखना होगा कि जिन स्थानों से कपड़ा मुड़ा हुआ है उस स्थानों पर हमें कम रगड़ना है। अगर ज़्यादा रगड़ेंगे तो रेशों को क्षति पहुंचेगा, रेशे वहाँ से फट जाएंगे। तन्यता अगर देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसमें अभाव होता है। इसी कारण लिनन के रेशों से वस्त्र को बनाना कठिन होता है। मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि लिनन के रेशे से बने वस्त्र महंगे होते हैं। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि हर काम मैनुअली करना पड़ता है, और जब कोई काम को मैनुअली करोगे तो अधिक मेहनत करना पड़ता है। अधिक मेहनत करोगे, अधिक श्रम लगेगा, तो अधिक उस पर पैसा खर्च होगा, और जब पैसा खर्च करेगा कोई भी निर्माता, तो चाहेगा कि उपभोक्ता से ज़्यादा से पैसा कमाए, क्योंकि उसे बेचकर फायदा कमाना होता है। तो ये इसीलिए महंगा होता है, क्योंकि तन्यता का इसमें अभाव होता है, प्रतिस्कंदता का अभाव होता है, और प्रत्यास्थता का अभाव होने के कारण इससे की कताई और बुनाई करना डिफिकल्ट होता है। रेशे जो है लिनन के वो क्रश हो जाते हैं जब आप उनकी बुनाई करते हो, इसलिए अत्यंत सावधानी पूर्वक बुनाई करनी पड़ती है। जरा सी लापरवाही हुआ ना कि रेशे वहीं से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्थता का इसमें अभाव होता है, प्रतिस्कंदता का भी इसमें अभाव होता है। रेशे बुनाई के दौरान, कताई के दौरान क्रश होकर के बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ताप संवाहकता अगर आप देखेंगे इसके, तो गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मतलब ताप को ये ट्रांसफर कर देता है, एक ही जगह नहीं रखता है, जिसके कारण पहनने में ये सुखद होता है, आरामदायक होता है। बेस्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तब इसमें विद्युत प्रभार, स्थैतिक चार्ज नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक चार्ज जो बनता है वो इसके वस्त्रों से पहनने से नहीं बनता है, और जब नहीं बनेगा तो वो हमारी त्वचा को आराम देगा, सुख देगा। ठीक है, समझ गए बात को। इसके बाद अगर देखेंगे कि इसमें फफूंद का,
सूक्ष्म जीवाणुओं का क्या प्रभाव पड़ता है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं पनपते हैं। इसीलिए इसके रेशों का उपयोग खास करके सर्जिकल और मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है, लिनन का, क्योंकि इस पर कोई भी फफूंद का या जो सूक्ष्म जीवाणु है उनका इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जलने पर मैंने आपको बता दिया, कागज जैसा ये जलता है, कागज जैसे जलने की इसमें गंध आती है। आयरनिंग ज्यादा तापक्रम पर करना पड़ता है। क्रीज रेजिस्टेंस देखोगे सिलवट वाला तो ये मुड़ जाता है, जहां मुड़ेगा तो वो जल्दी से अपने स्थान पर नहीं आएगा, वापिस उसको अपने स्थान पर लाने के लिए प्रेस करना पड़ेगा, गर्म इस्त्री करना पड़ेगा। चूंकि लिनन के रेशों में नमी का भाव होता है, तो जब भी हम इसको रेशों को हम आयरनिंग करेंगे तो पहले थोड़ा उसमें उसको नम बनाए रखना आवश्यक होता है। तो ये चीज मैंने आपको बताया। एब्रेजन रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, अब घर्षण प्रतिरोधकता, तो इसमें रगड़ सहन करने की क्षमता तो होती है, आप आराम से वस्त्रों को धो सकते हैं रगड़ करके, लेकिन जहां से वस्त्र मुड़े हुए हैं, जहां क्रीज बना हुआ है, वहां से अगर आपने ज्यादा रगड़ दिया तो वस्त्र वहीं से फट जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखने की चीज है ना। तो अगर आपने इतनी सारी चीजें देख ली, अब हम देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल मैंने आपको बता दिया, अब आप देखें रासायनिक। केमिकल रासायनिक विशेषताएं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले इसका देखते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड, अम्ल का प्रभाव, एसिड का प्रभाव। तो जो सांद्र अम्ल है, सांद्र अम्ल में कोई सा भी अम्ल ले लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ले लो, HNO3 ले लो या H2SO4 ले लो, इन सभी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एसिड का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेशे क्या होते हैं? गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये तो सांद्र अम्ल का प्रभाव मैंने बताया। अगर तनु अम्ल है, डाइल्यूट अम्ल है, इसका क्या प्रभाव देखेंगे? तो ये भी रेशे को निर्बल कर देगा, कमजोर कर देगा। इसलिए कभी अगर लिनन के रेशों पर दाग धब्बा लग जाए, आपने उसमें नींबू से छुड़ाया, तो तुरंत ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उसे साफ पानी से धो करके अम्ल का जो प्रभाव है उसको आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं एसिड का क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्र अम्ल, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, चाहे नाइट्रिक अम्ल है, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल है या ऑक्जेलिक अम्ल है, कोई सा भी अम्ल है, अगर सांद्र अवस्था में है तो रेशों को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाता है। रेशे वहां से गल फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर तनु अम्ल का देखेंगे तो भी लिनन के वस्त्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और रेशा निर्बल होकर के खत्म हो जाता है। अब देखते हैं क्षार का प्रभाव। अल्कली का प्रभाव, तो क्षार का प्रभाव पड़ता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप खराब साबुन से लिनन के वस्त्रों को धोएं। अगर आप कठोर साबुन से या बेकार साबुन से लिनन से बने वस्त्र, लिनन के वस्त्रों को धोते हैं तो उसका जो रंग है
उसकी जो रेसे हैं रेसे कड़क हो जाएंगे, रंग भी वो थोड़ा बदरंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कभी भी बेकार क्वालिटी के निम्न कोटि के साबुन से लिनन के वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए, इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आपका साबुन का क्वालिटी बेस्ट है तो आप उसे आराम से धो सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तीसरा, रंगों का प्रभाव। तो देखिए, रंग का प्रभाव लिनन के वस्त्रों पर रंग बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, क्योंकि इसके जो रेसे होते हैं अभेद्य होते हैं, चिकने होते हैं और अभेद्य होते हैं। तो इसके अंदर तक, रेसा के अंदर तक रंग नहीं पहुंच पाता है। रंग को पहुंचाने के पहले रेसे को ब्लीच करना पड़ता है। और जब आप ब्लीच करते हैं किसी भी ब्लीचिंग एजेंट से, चाहे ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग हो, इन दोनों का ही आपके लिनन के वस्त्रों पर गलत इंपैक्ट पड़ता है, खराब इंपैक्ट पड़ता है, कमजोर होता है रेसे। ब्लीच करने से रेसे कमजोर हो जाते हैं। तभी इस पर रंग चढ़ेगा जब आप रेसों को ब्लीच करेंगे। जब ब्लीच आप कर देते हैं तो रेसे के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है, तब इसके अंदर रंग चढ़ता है। और रेसे जो लिनन का जो डिफरेंट प्रकार के अगर आप कलर खरीदना चाहते हैं, ग्रीन, रेड या ब्लू या कोई सा भी रंग में, क्योंकि नेचुरल कलर इसका मैंने बताया हल्का पीला होता है। अगर आप इसको बहुत अधिक सफेद लिनन का वस्त्र चाहते हैं, सफेद रंग के, तो उसको ब्लीच करना पड़ता है। और जैसे ही ब्लीच आप करेंगे, मॉइस्चराइजिंग करेंगे, तो रेसे हो जाएंगे निर्बल, कमजोर होंगे। इसलिए कभी भी अगर आप लिनन के रेसों से बने वस्त्रों को आप खरीदते हैं तो आप ओरिजिनल लिनन का ही वस्त्र खरीदिए जो हल्का पीला है। अगर इसमें डिफरेंट कलर का आप खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर रेसा कमजोर होगा और वस्त्र टिकाऊ नहीं होगा। पसीने का प्रभाव अगर आप देखते हैं, है ना, तो पसीना का प्रभाव भी, किसी भी वस्त्र पर पसीने का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिस व्यक्ति का पसीना अगर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स का है, क्षारीय अगर नहीं है, अम्लीय प्रकृति का है, तो वहां से पसीना वाले स्थान पर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और वस्त्र वहीं से गल फट जाएगा, है ना। इसीलिए आप देखते हो कि जो हिस्सा जहां पर जैसे कांख वाला हिस्सा है, तो कांख वाले हिस्से में आप देखो पसीना ज्यादा निकलता है, या गर्दन वाला हिस्सा यहाँ भी पसीना ज्यादा निकलता है। तो जिन स्थानों से पसीना ज्यादा निकलता है वहीं से वस्त्र जल्दी फटते हैं, और रंग भी आप देखोगे तो वहीं से खराब होता है, वस्त्र का रंग वहीं से उड़ जाता है और निरंतर पसीना के संपर्क में आने से होता है। इसके बाद ये है वो आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सांद्र हो चाहे या तनु हो। क्षार में भी कठोर साबुन से अगर करेंगे तो रेसे हमारे कमजोर बन जाएंगे। इसलिए जब कभी भी अगर उत्तम क्वालिटी का आप कपड़ा लेते हैं तो कोशिश करिए कि आपका साबुन भी हो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। मृदु प्रकार का साबुन और कठोर प्रकार का साबुन का उपयोग ना करें। रंगों का प्रभाव, जब भी आप लिनन का वस्त्र खरीदें तो कोशिश ये करें कि नेचुरल कलर के, जिस कलर के लिनन है उसी कलर का वस्त्र को खरीदिए। अगर दूसरे कलर के वस्त्र को खरीदते हैं तो उसका भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पसीने का भी इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप देखोगे रंगों का, तो मैंने आपको बता दिया, इस पर रंग आसानी से नहीं चढ़ते हैं क्योंकि अभेद्य होता है इनका रेशा। तो रेशे को भीतर तक रंग पहुंचाने के लिए पहले इसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के दौरान इसकी जो बाहरी दीवार है मॉलिक्यूल्स का है वो कट फट जाते हैं, तभी उसके अंदर रंग जो है प्रवेश पा जाते हैं और तब अपना लिनन का वस्त्र रंगा जाता है। इस प्रकार से मैंने लिनन को शारीरिक और भौतिक और आपके रासायनिक विशेषताओं के बारे में चर्चा किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार होती हूँ। तो अगर आपको लगे कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है आपसे, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगी।